डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसके मीनिंग बताएंगे, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल इसे कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझाएंगे। और हम आपको इसमें बताएंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताएंगे, और इसके बाद हम क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी पे जाके इसको एंड करेंगे। आज हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उसका पहला यूनिट्स है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें पहले चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और लास्ट 4 नंबर पर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम मैंने बताया अभी आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शॉर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आज जितना भी टाइम लगेगा वो इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। एक्चुअल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है इनकम का सर्कुलेशन, मीन्स इधर गई इनकम और ग्रुप सर्कुलेट होते होते उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ पर थी। ये क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए, हम जानते हैं हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, हमारे जो कंजम्पशन है वो एक बार पूरा होता है फिर वो जनरेट हो शुरू हो जाता है। यानी किसी टाइम कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है सेटिस्फाइड नहीं होता कि आज कंज्यूम कर लिया ना, नेवर, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, उसको फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है, फिर बाद में ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहनी है, वो अभी रुकेगी नहीं। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कौन अंजाम दे रहा है? वो फर्म अंजाम दे रही है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इसको फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, टुगेदर करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। कौन से फैक्टर? जो कि प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो क्या हैं? इसके लिए फर्म को लैंड की ज़रूरत होती है, फर्म को लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है। ये सब के ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पाए जाते हैं हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड जो है वो इसका मालिक होता है। हाउस होल्ड से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए जाते हैं प्रोड्यूसर को, फर्म को। फर्म इनसे हाउस होल्ड से लैंड ले लेता है, लेबर ले लेता है, कैपिटल ले लेता है, एंटरप्रेन्योरशिप ले लेता है। इसके बदले में वो फर्म को इसे पेमेंट करता है, यानी फैक्टर पेमेंट्स करता है, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम्स होती हैं। तो जैसे कि फर्म ने हाउस होल्ड से लैंड लिया तो उसके बदले में वो उसको रेंट देगा। फर्म ने हाउस होल्ड से लेबर ली तो उसके बदले में वेजेस देगा। हाउस होल्ड से फर्म ने कैपिटल ली तो उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप ली तो फिर वो प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फर्म से ट्रांसफ़र हो गए, सप्लाई हो गए, सॉरी, फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म से किधर, हाउस होल्ड से किधर वो चलेगा, फर्म की तरफ, और उधर से फैक्टर पेमेंट आ गए फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। तो हाउस होल्ड के पास आ गया मनी, पैसा आ गया। अब तो आगे बढ़िए, अब क्या हुआ? हाउस होल्ड को क्या ज़रूरत है? उसको कंज्यूमर गुड्स चाहिए, कंजम्पशन गुड्स चाहिए, उसको कैपिटल गुड्स चाहिए हैं। तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स जो भी वो कंज्यूम करेगा तो वो वही होंगी चीज़ें होंगी जो एक फर्म प्रोवाइड कर रही, प्रोड्यूस कर रही है। तो ये वहाँ जाके फिर उससे मांगेगा कि मुझे कंजम्पशन गुड्स दो। तो वो कंजम्पशन गुड्स जब फर्म इनपुट देगी तो ये उनको उसका पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए वो फैक्टर इनकम होगी और इनके लिए फैक्टर पेमेंट हो जाएगा।
तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन हुआ, एक पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहुँचे किसके पास, फर्म के पास, और फर्म ने हाउस होल्ड को उसका पेमेंट कर दिया, रेंट इंटरेस्ट लेबर और प्रॉफिट की शक्ल में। उसके बाद यही पैसा लौट के कहाँ जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन होता चला है। हम बात कर रहे हैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, जबकि वेरिएबल फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग में पानी का टैंक भर लिया तो वो स्टॉक कर लिया पानी का, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद ओवरऑल डे आपने उसको यूज़ किया, टैप खोल दिया, पानी यूज़ कर लिया, फिर टैप बंद कर लिया, तो उतना पानी कम होता चले जा रहा है। यहाँ पे फ्लो है। या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपकी सैलरी 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाती है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने इस सैलरी को रफ्ता रफ्ता निकालना शुरू कर दिया, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। टाइम डायमेंशन, इसमें स्टॉक कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन नहीं होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, जबकि उसमें एक महदूद टाइम होता है, महदूद पीरियड होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट में तो वहाँ पर टाइम डायमेंशन पाया जाता है। इसका नेचर, स्टॉक कॉन्सेप्ट का जो नेचर होता है वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, ठहराव होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने बोल दिया इतनी चीज़ थी मेरे पास, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट ये फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है वो डायनेमिक होता है। मसलन आपने 50,000 रुपये की सैलरी में पहले 10,000 रुपये यूज़ कर लिए, तो आपके पास 40,000 रह गए, फिर आपने 5,000 रुपये फिर 3-4 दिन बाद निकाल लिए, तो आपके पास 35,000 रह गए। यानी ये डायनेमिक है, बार बार इसमें बदलाव आ रहा है इसके बैलेंस में। इसके एग्जाम्पल्स, पॉपुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 1,35 करोड़ थी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन का मेजरमेंट हो गया, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देश की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, मसलन 1% बढ़ रही है, तो वो जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाया जाएगा। इसके बाद किसी भी मसलन किसी भी शहर में या बरेली में मान लिए 2024 में 10,000 व्हीकल्स थे, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाया जाएगा। बरेली में हर साल व्हीकल्स 1,000 बढ़ जाते हैं या 500 बढ़ जाते हैं, तो ये जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है, ये डायनेमिक है, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाया जाएगा। मनी सप्लाई, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिटेड अमाउंट करेंसी इशू करता है देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उसके बाद वो स्टॉक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसैक्शंस करते हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, तो लिहाजा वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। नेशनल वेल्थ, देश की संपत्ति एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, मेज़र कर ली जाती है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगी। जबकि नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहलाई जाती है, इस साल इतनी है, उसके बाद इतनी हो गई, उसके बाद और बढ़ गई, तो ये जो है ये हमारा कहलाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से सप्लाई होते हैं फर्म की तरफ, और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस करती है उसको ट्रांसफर किया जाता है हाउस होल्ड की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, जहाँ से फर्म को हासिल होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और वहीं पर कंज्यूमेबल गुड्स हासिल करता है हाउस होल्ड। तो इसको इसलिए हम रियल फ्लो भी कहते हैं, और इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। और रियल फ्लो में जितना हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा
फर्म की तरफ तो नतीजा ही निकलेगा। इफ उधर से इनपुट ज़्यादा आएगा हम फर्म के पास तो आउटपुट ज़्यादा निकालेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ अप करेगी, ऊपर जाएगी, अच्छा प्रोडक्शन आएगा। इसको मनी फ्लो में मनी का ट्रांसैक्शंस होता है, क्योंकि हाउस होल्ड के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, उसके बाद वो पहुंचा फर्म के पास तो उसने रेंट दे दिया, कैपिटल उसके बदले में फर्म ने इंटरेस्ट देगी, लेबर वेजेस देगी, इंटरप्रेन्योरशिप तो उसे प्रॉफिट देगी। इस तरीके से मनी फ्लो कहलाता है। उधर क्या होगा, जब कंजम्पशन गुड्स हासिल होंगे तो वो कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी कौन, हाउस होल्ड। तो यहाँ से ये जो पैसा अभी हाउस होल्ड के पास फर्म से आया था वही पैसा लौट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्म के पास चला जाएगा। तो अब दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे सर्कुलेशन हो गया, एक चीज इधर है एक चीज फिर वहीं वापस चली गई। अब थोड़ा सा इसको हाँ एक बात और, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, और रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, जबकि मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्वेशन होता है। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस की बात करने हैं। मीनिंग में मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पे रियल फैक्टर्स जाते हैं, आदान प्रदान होता है रियल फैक्टर्स का, और मनी फ्लो में मनी ट्रांसैक्शंस होता है, मनी एक्सचेंज होती है। कभी मनी फर्म से प्रोडक्शन फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाती है और कभी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ चली जाती है। फिर आती है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं रियल फ्लो में, और उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी आता है मनी फ्लो में। फिर बात होती है कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रियल फ्लो में, जबकि मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट वो जो पॉइंट अभी बता चुके हैं, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहेंगे, मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्टर्स की। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, तो 4 सेक्टर्स। एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर पे हाउस होल्ड सेक्टर्स, सेकेंड नंबर पर फर्म यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, थर्ड नंबर पर गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ नंबर पर फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसमें जो फर्स्ट नंबर में मैंने बताया भी आपको हाउस होल्ड सेक्टर्स, इसमें आपको मालूम है कि प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, और उससे फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे होता है। थर्ड सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर बता रहा था मैं अभी आपको, उसमें गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट डिफेंस प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है लास्ट में 4 सेक्टर्स, 4 नंबर पे, जिसमें हम कह सकते हैं 4th सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, यानी फॉरेन सेक्टर्स, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। इसी एक पॉइंट है क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होगा यहाँ पर जो किसी भी इकोनॉमी की टेरिटरी में शामिल होगा, जो एक लिमिटेशन जो इकोनॉमी की होती है, जो एक बाउंड्री होती है, इसके अंदर जो इकोनॉमी के एक्टिविटीज़ होंगी वो क्लोज इकोनॉमी कहलाएगी। यानी अगर फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ट्रांसैक्शंस होते हैं तो 2 सेक्टर्स ट्रांसैक्शन क्लोज इकोनॉमी कहलाएंगे। उसके अलावा हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट भी अगर इसमें शामिल हो जाती है तब भी वो 3 सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, वो भी क्लोज इकोनॉमी होगी। लास्ट में 4th सेक्टर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहलाती है। इसमें फॉरेन से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो भी शामिल हो जाता है, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है, ट्रेड करती है। तो यहाँ पर 4th सेक्टर इकोनॉमी जो होती है वो ओपन इकोनॉमी होती है।
होती है। इसी के साथ ये चैप्टर जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहीं पर एंड हो रहा है। यानी हमने अब इसके बारे में जब हमने शुरू किया था तो इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, मीनिंग भी बताए थे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या मीनिंग है। हमने इसमें आपको स्टॉक वेरिएबल के बारे में बताया था, हमने फ्लो वेरिएबल के बारे में बताया था, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बारे में डिफरेंस भी बताया था। फिर हमने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितने होते हैं, सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से भी इंट्रोड्यूस कराया था, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस किस को शामिल किया जाता है। और लास्ट में क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में भी हमने आपको एक नॉलेज दी। और ये चैप्टर लगभग यहाँ पर फिनिश हो गया। इसके बाद अब नया चैप्टर जो आएगा उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये नए वीडियो में हम आपके साथ शामिल होंगे। अब हमें विदा दीजिए, गुड बाय।